सबसे भयंकर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बेटा 9। तो अब हम चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 पर। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बेटा पहली बात तो एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड का ये क्वेश्चन है लगभग। पहले तो ये 3 स्लाइड्स का क्वेश्चन है लगभग। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको बोला था आपके पास आपके प्रिंटआउट्स होंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था यू हैव टू कीप द प्रिंटआउट, है ना। आपको प्रिंटआउट अपने पास रखने पड़ेंगे ताकि आप आराम से चीजों को समझ पाओ। ये एक बहुत भयंकर क्वेश्चन है, भयंकर इन इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, कई सारे पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं मेरे साथ। बट पहली बार जब हम इसे करेंगे तो हमें दिक्कतें आएंगी। आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको 8th, 9th और 10th दोनों के दोनों क्वेश्चन घर पे दोबारा करने होंगे आज। पहले तो मैं करवाऊंगा, मैं कॉपी भी करवाऊंगा, बट ये दोनों क्वेश्चन आज आपको दोबारा घर पे करने हैं, ठीक है। अब आपके मन में कई बार ऐसा कुछ अंदर से भावना आ रही है, सर हमारे सर ना बड़े अच्छे हो गए, होमवर्क क्यों देते हैं, ऐसे बेटा मन में भावना आ रही होंगी आपके। घबराए ना, मैं हूं ना, बहुत सारा होमवर्क आने वाला है, एकदम बम फटने वाला होमवर्क आने वाला है। तो पहले इतना आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा एक साथ बम फोड़ूंगा, ले बेटा बम होमवर्क, तो इसलिए पहले ना हम यहाँ पर पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। क्योंकि बेटा जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक बेटा हम आपको होमवर्क नहीं दे सकते, है ना। तो वो होमवर्क बाद में आएगा, जो कि 1-2 क्लास में और लगेंगे होमवर्क तक पहुंचने में। अरे हाँ, अरे इंपॉर्टेंट बात मैं तो भूल ही गया। अरे यार मैं तो भूल जाता हूं बार-बार। अरे संडे आ रहा है, संडे समझदार तो तुम हुई, संडे आ रहा है संडे, तो संडे को क्लास है, ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत है। नहीं है क्लास, संडे छुट्टी है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना। ऐसा आप सोच रहे हो तो गलत है बेटा, संडे छुट्टी है आपकी, ठीक है। तो इस संडे यू आर फील फ्री टू एंजॉय, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर आधा ना हार्ट अटैक आके बस अभी वापस चला गया, और चलो ठीक है ना। चलो अब हम यहाँ पर बेटा पढ़ाई करते हैं, चलो है ना। चलो पढ़ाई, लेट्स स्टार्ट। अब बच्चों प्लीज कंसंट्रेट, ठीक है। अब प्लीज कंसंट्रेट, ठीक है। अब आप सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, मस्ती मजाक मैंने कर लिया, अब लेट्स कंसंट्रेट, ठीक है। चलो एवरीवन देखिए बेटा क्या कहता है, अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सबसे पहली बात आ गई, लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बेटा इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट है। मतलब अगर किसी साल में लॉस हुआ तो हमें टैक्स सेविंग ऑन लॉस का फायदा मिल जाएगा। क्या पहले बात समझ आई बेटा? क्योंकि लार्ज प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी ऑलरेडी बहुत कमाती है। हम तो वैसे भी कैपिटल बजटिंग नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर नए प्रोजेक्ट में लॉस हो भी गया तो हमें टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट है। आगे, कंसीडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स एक्जिस्टिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट, at present waste is removed by a contractor for disposal on payment by the company of 150 लाख per annum for the next 4 years। पहले बेटा बात समझ में आ रही है? अगले 4 साल तक का वादा कर दिया है, अगले 4 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर हर साल 150 लाख रुपए लेगा और हमारा पूरा रिमूव करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड, भाई अब हम वादे को बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक द वादा अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द फॉरसेट मशीन ऑन पेमेंट ऑफ compensation of 90 लाख बिफोर द ऑपरेशन स्टार्ट्स। क्या पहले बेटा बात समझ आ रही है? आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो बेटा आपको क्या देने पड़ेंगे? 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे टू द कॉन्ट्रैक्टर टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। और इसको कब देना पड़ेगा? बिगिनिंग में देना पड़ेगा। दिस कॉम्पनसेशन नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब इसको आप अपने पीएनएल में डेबिट नहीं मार सकते, इसको आप अपने पीएनएल में डेबिट नहीं मारोगे। अगर आप इसको पीएनएल में डेबिट मारोगे भी तो भी इसको टैक्स की कैलकुलेशन में मत लेना, इसको टैक्स की कैलकुलेशन में मत लेना, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नॉर्मली ये खर्चा है, जब खर्चा आप डेबिट में डालते हो, जब खर्चा आप पीएनएल में डालते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। अब हम कह रहे हैं हमने खर्चा डाला, अब इससे टैक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो बेटा क्या मैं बोल दूं? शो एज पीबीसीओ। इसका मतलब याद करो, जो टैक्स वाली आइटम होती थी वो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखाते थे, जिन पे टैक्स एडजस्ट नहीं होता था वो हम पीबीसीओ में दिखाते थे। याद आया दोस्तों? यस सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। Machine required for carrying out the processing cost 600 lakh to be financed by a loan repayable in 4 equal installment commencing end of the year 1, interest rate 14% प्रति वर्ष। At the end of 4th year, machine can be sold for 60 lakh and the cost of dismantling and removal 45 lakh. Sales and direct cost of the produce for the 4 years are as under। अब अगले 4 साल में आपके पास क्या क्या होगा वो आपको बता दिया। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ये सेल्स है, मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। कोई डाउट बच्चा लोग यहां तक? पहले एवरीवन बेटा पहले तो क्लियर? ओके। आगे कहता है इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन 60 लाख स्टार्ट ऑफ ईयर 1। बताओ बच्चा ये क्या बन गया आपका? व्हाट इज दिस 60 लाख आपका क्या बन गया? अबे लल्लू टाइम जीरो नहीं बन क्या गया बेटा? ये मेरा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट बन गया प्रैक्टिकली। दिस इज माय वर्किंग कैपिटल का पैसा जो मुझे बिजनेस में लगाना पड़ेगा, दिस इज माय वर्किंग कैपिटल का पैसा जो मुझे बिजनेस में लगाना पड़ेगा। स्टॉक लेवल्स ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 एंड 3 विल बी 165 लाख एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 4। कुछ कहानी बता रहे बेटा स्टॉक की, हमारी किस काम का? चलो पढ़ने दो, आगे बढ़ो। Storage of material will utilize space which would otherwise have been rented out for this। बेटा क्या बन गया? ये मेरी क्या बन गया? ये ओप्पो कॉस्ट बन गई बच्चों। भाई हम अगर रेंट की बात करें तो अगर ये काम करते हैं तो हमें स्टॉक को यूज करना पड़ेगा, स्टोरेज को, वरना 30 लाख मिलते। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce idle time payment of 45 लाख इन ईयर 1, 30 लाख इन ईयर 2। आपका बेटा सेविंग्स हो रही है आइडल टाइम में। पहले वर्कर को खाली बिठाकर पैसे देते थे, अब पैसे बच जाएंगे। उन पहले भी पैसे देते थे, अब आपको पैसे नहीं देने, उन्हीं वर्कर को यहां यूटिलाइज कर लोगे, फायदा हो गया, बहुत बढ़िया। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेप्ट to the extent of insurance charge of 90 लाख पर annum payable on this venture। बेटा इसका मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री ओवरहेड्स इररिलेवेंट है, सिर्फ इंश्योरेंस चार्जेस जो इस प्रोजेक्ट पर लग रहे हैं वो रेलेवेंट है। बात समझ आई? बहुत बढ़िया।
टैक्स रेट 30%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 years आर इज अंडर। ये बेटा आपको पीवी फैक्टर बता दिया, एडवाइस द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन, ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अब हम इसके बेटा सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। अब देखना बेटा आप कैसे कैसे घूमोगे इसके सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट द गेम। लो जी, अब हम अपनी गेम को आपके साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहां पर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी अपना कंक्लूजन देने के लिए। एक बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, फिर एक हमारे पास आ जाएगा टाइम, फिर एक हमारे पास आएगा अमाउंट, फिर एक हमारे पास पीवी फैक्टर एंड द लास्ट वन इज पीवी। आई होप बच्चा पहले बात समझ में आ गई। चलिए अब आप मुझे बताइए। अच्छा चलो एक काम करो, आप यहाँ रीड कर लो, बच्चे कह रहे हैं 2 मिनट दे दो, हम एक बार पहले सेल्फ रीड कर ले तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। कर लो बेटा, कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लो, फटाफट से करो 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 करो, जल्दी से एक बार रीड करो। आई होप बच्चों सबने पहले तो रीड कर लिया है। आप में से कई बच्चे लगे बेटा डाउट पूछ रहे में। बेटा मैं अभी डाउट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी आपको पहले समझा रहा हूं कि बेटा करना कैसे। अभी तो मैंने कुछ बात ही नहीं करी ना, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको डिटेल में। अभी बेटा आप जितने सोच नहीं सकते उससे ज्यादा इस क्वेश्चन में टेक्निकलिटीज है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा टेक्निकलिटीज इस क्वेश्चन में है। सो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन, आराम से चलते हैं, सब कुछ समझेंगे, क्यों टेंशन लेनी है। चलिए अब हम बेटा अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खर्चों की बात करेंगे, पीवीसीओ की बात करेंगे। तो बताइए बच्चा पीवीसीओ में सबसे पहली आइटम क्या आएगी? व्हाट इज द फर्स्ट आइटम इन पीवीसीओ? बेटा पीवीसीओ में सबसे पहले तो ये 90 लाख रुपए आएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेटा सबसे पहले तो ये 90 लाख, बेटा हमेशा ना स्टार्टिंग से चलो, बार-बार आप खिचड़ी बनाओगे, बीच में से करोगे तो गड़बड़ होगी। तो मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे ये 90 लाख रुपए दिख रहे हैं, जो कि मुझे क्या दिखानी है एज अ पीवीसीओ, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा 90 लाख रुपए सबसे पहले आ जाएंगे टाइम 0 पर। तो हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले हमें पे करना है कॉम्पनसेशन टाइम 0 पर 90 लाख रुपए, पीवी फैक्टर 1 एंड इट इज 90 लाख रुपए। काम खत्म बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो बेटा कॉम्पनसेशन पे करना है, किसमें क्या बताओ फर्स्ट? बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था, वो बीच में ब्रेक कर रहे हो तो उसके लिए 90 लाख रुपए देने हैं। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तो पहले तो बताया था यार। तूने अपनी सहेली के साथ रिश्ता तोड़ दिया, सहेली को बोला था मैं 4 साल तक तेरे साथ रहूंगा, अब तू बीच में कह रहा है अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना। तो बेटा सहेली ने तेरे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसके बदले तेरे से पैसे मांग लिए, बात खत्म। अब ठीक है, अब तेरे को एकदम बिल पे लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ बेटा, बेटा आपको बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन में देनी है, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट, बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन से पहले देनी है, इसलिए बिगिनिंग में देनी है। चलो अगला बताओ, अगला बताओ बेटा, अगला अगला बेटा ये 600 लाख रुपए जाएंगे। ये 600 लाख रुपए जाएंगे, कब जाएंगे सर? टाइम 0 पर जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन टाइम 0 पर 600 लाख रुपए। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सबसे पहली बात जो बच्चों ने ये बोला वो बिल्कुल गलत, टोटली रॉन्ग। सर आइए दोबारा पढ़ते हैं। मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लाख टू बी फाइनेंस्ड बाय अ लोन रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर 1। भाई अब की बार आपका पैसा जाएगा कितना? आपका 4 इंस्टॉलमेंट में जाएगा। तो यानी कि हर बार इंस्टॉलमेंट बच्चा 150 लाख की बनेगी। 600 लाख 4 बार में देना है तो 150 लाख की इंस्टॉलमेंट। ये जो 150 लाख की इंस्टॉलमेंट होगी बेटा, ये एक बार की, ये एक बार की। ये स्टार्ट कब से होगी? ईयर 1 के एंड से होगी, ईयर 1 के एंड से होगी। अब बताओ 4 बार मेरा 150 लाख रुपए जाएगा, हर बार सेम अमाउंट जाएगा, हर बार सेम अमाउंट जाएगा। तो बेटा हम इसको एन्युटी बना दें। तो हम यहां पर बोलेंगे लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट। बेटा आप तो अब रीपेमेंट कर रहे हो ना लोन की, 1 से 4 साल, हर बार 150 लाख। ये चारों का बेटा टोटल कर लो आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं इन चारों का टोटल कर लूं तो 2.912, तो दिस इज 2.912 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बेटा हमारे पास आ जाता है 436.80 लाख। पहले बात समझ आई? अब लोन के साथ साथ क्या जाएगा? इंटरेस्ट। लोन के साथ साथ जाएगा इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। बस आप जैसे 2-4 नमूने और मिल जाए ना, काम मेरा खत्म है बेटा, काम मेरा खत्म है। अब लल्लू लाल, इंटरेस्ट तो पी&एल में डेबिट होता है, तो वो पीवीसीओ में क्यों आएगा? अब पहले बात समझ आई? अबे वो तो पी&एल में जाता है, उस पे टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, वो रेवेन्यू नेचर का है, बट प्रिंसिपल तो कैपिटल नेचर का है, इसीलिए वो यहां आया। इंटरेस्ट बेटा बाद में आएगा वर्किंग नोट में। कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा था धीरे धीरे समझोगे आप। अभी बेटा बहुत सारे पॉइंट है इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद अगर हम चले, फिर बोला था कि भाई एट द एंड 4 साल, ये तो 4 साल के बाद पैसे मिलेंगे, इसको बाद में देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर ये डेटा दिया, ये तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का। सर पूरी बाबा हमने पहले ही देख लिया था, 60 लाख का वर्किंग कैपिटल और बेटा बिगिनिंग में जाएगा। 60 लाख का वर्किंग कैपिटल ये हमारा बिगिनिंग में जाएगा, तो अपन बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल टाइम 0 60 लाख, ईआरपी फैक्टर 1 60 लाख। अब इसके अलावा कोई और आउटफ्लो है या इसके अलावा कोई और आउटफ्लो आपको दिख रहा है? एनी अदर आउटफ्लो यू आर एबल टू चेक? आंसर इज नो।
बेटा इसके अलावा कोई और आउटफ्लो नहीं है, तो अपन इसका टोटल कर देंगे, ये हमारा पीवीसी को बन जाएगा। आप बता रहे हो 586.80 लाख। पहले बात समझ में आ गई? चलो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट लेवल पर। अब है लल्लू लाल, जितने ये नलायक है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, अभी समझाया मैंने सब गधों को कि वो हमारे ऑपरेशंस में आएंगे, रेवेन्यू नेचर ऐसे कैसे हम मान जाए, एक बार में हम मान जाए ऐसे जीवन में कैसे हो जाएगा है? चलिए अब हम यहां पर बनाएंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम यहां पर मेन वर्किंग पर चलते हैं बेटा, 4 साल का डेटा है 1 2 3 4। इसके लिए बेटा अब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम चलते हैं आपके साथ अपने वर्किंग पर, जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगा है। तो पहले वर्किंग नोट नंबर 1, ईयर 1 2 3 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में हमें सेल्स दिया है 966 1254। तो यहां पर हम आते हैं, सबसे पहले दिया सेल्स 966 966 1254 1254। क्लियर बच्चों? फिर मटेरियल के बारे में बताया 90 120 255 255। तो माइनस कर देंगे बेटा मटेरियल, बताइए बेटा 90 फिर 120 255 255। अब याद रखना बेटा जो माइनस की आइटम होती है मैं हमेशा उसे ब्रैकेट्स में लिखता हूं ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा माइनस होना है और कौन सा प्लस, वरना एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। ये भी हो गया बेटा, ये भी हो गया। वेजेस 225 225 यहां पर हो जाएगा बेटा वेजेस माइनस आपका वेजेस, ये है आपके पास 225 225 255 और हमारा 300। बेटा ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। फिर उसके बाद बोला अदर एक्सपेंसेस 120 135। अब यहां पर आ जाते बेटा अदर एक्सपेंसेस 120 135, आप बता रहे हो 162 और 210। ऑलराइट, अगला फैक्ट्री ओवरहेड, बताओ बेटा फैक्ट्री वाले आएंगे तो अपन इसको कहेंगे दिस इज इररिलेवेंट, तो अपने को तो ये क्या करनी है, इग्नोर। डेप्रिसिएशन की बातें बेटा बाद में आएंगी, ठीक है, यहां तक पहले डन हो गया। ओके, अब देखो ये तो जनरल डेटा था जो हमने लिख लिया। अब मैंने आपको समझाया था जब भी आप क्वेश्चन में डेटा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा स्टार्टिंग से चलेंगे, याद आया बेटा? आप हमेशा स्टार्टिंग से चलेंगे। आइए बच्चों लेट्स गो टू द स्टार्टिंग पार्ट। लीजिए ये है हमारा स्टार्टिंग पार्ट। तो बताइए जल्दी से सबसे पहली आइटम आपको क्या दिख रही है स्टार्टिंग से? व्हाट इज द फर्स्ट आइटम जो हमारे पास आएगी बच्चों? वेरी गुड, डिस्पोजल कॉस्ट। बेटा सबसे पहले आपको कल भी मैंने ये वाला पॉइंट समझाया था भाई, पहले हमने क्या करा था, हम 150 लाख रुपए हर साल पे करते, बट अब हम इस कूड़े को प्रोसेस कर लेंगे तो क्या मुझे 150 लाख पे करनी है? तो आंसर इज नो। तो बच्चों जब मुझे 150 लाख पे ही नहीं करने तो मेरे पास ये मेरी सेविंग बन जाएगी। तो वी हैव सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट एंड दैट स्टैंड्स एट बेटा 150 लाख इन ऑल द ईयर्स। आई होप पहले बात समझ में आ गई। और यहां पर मैं लिख देता हूं ये रुपीज इन लैक्स है सारे, ठीक है, ये सब रुपीज इन लैक्स चल रही है। हाँ जी बच्चों समझ में आ गया पहले यहां तक डिस्पोजल कॉस्ट? एवरीवन क्लियर? अब देखो कुछ हमारे सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं सर गलत है, आपको पहले साल में 150 में से 90 माइनस करना था तो आपको 60 लाख लेना था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो ही कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले 150 वाले, अब ये शांत होकर कोने में बैठ जाएंगे, अब ये शांत होकर बैठ जाएंगे। अब नलायकों आपके 150 थे बट इसमें से 90 ये पे करें तो आपका फायदा कितना हुआ? आपका फायदा सिर्फ 60 लाख का हुआ। पहले बात समझ आई है? बोलो। चलो अब ये 60 लाख वाले बड़े ही कूद रहे होंगे, वाओ वी वर राइट सर, हमें भाग नहीं दे रहे थे। अबे तुम ही नलायक हो। अबे लल्लू ये 90 लाख तुमने यहां पर खर्चे में दिखा तो दिया, कितनी बार माइनस करवाओगे? अबे यहां पर भी लिखवा दिया, फिर दोबारा माइनस करवाओगे? करना क्या चाहते हो जीवन में बेटा? आपने 90 लाख को अपना एक्सपेंडिचर दिखा दिया, नहीं फिर तो मैं माइनस करूंगा। अबे क्यों माइनस करोगे मेरे भाई? 90 लाख आपने यहां पर खर्चा दिखा दिया तो आपको तो बेटा यहां पर बेनिफिट तो 150 का ही हुआ। अब समझ में आ गया? बोलो। अब क्लियर हो गया बेटा, डिसाइडेड है फाइनल कि भाई 150 ही आएगा नलायक। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब आ जाओ बेटा आगे। देखो एक पहले ना मैं 1 मिनट एक बच्चे को थोड़ा शांत कर दूं, बेचारा बड़ी देर से भटक रहा है, जब से क्वेश्चन शुरू करा तब से बेटा वो भटके रहा है। वो एक बच्चा है अदनान, वो एक ही पॉइंट पे अटका हुआ है, मुझे क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, मुझे तो ये 45 लाख दिख रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्या आएगा? 45 लाख आएगा। मैं पूछ रहा हूं क्या आएगा? 45 लाख। अबे भाई इस पे भी आऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना, हर जगह 45 लाख आएगा। मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले आइटम इनफ्लो में 45 लाख आएगा। अबे भाई पहले पढ़ तो ले भाई, ये अलग ही लेवल पे खिलाड़ी है बेटा। ये 45 लाख क्या है पढ़ा तूने? ये 45 लाख पढ़ा है क्या है? पढ़ा तूने बेटा? 45 लाख है जब आप एसेट्स को बेचोगे तब ये पैसे आपकी पॉकेट से लगेंगे। तो ये इनफ्लो कैसे हो गया पहले तू बता। मैं पूछ रहा हूं कितना पैसा जाएगा? नहीं ये पहले जाएगा, पहले 45 लाख। अबे रुक जा भाई, रुक जा, उसका भी करेंगे, वो भी आएगा बेटा, दिल से वो भी निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 150 लाख हो गया, 90 लाख हो गया, अब क्या आ गया? इसके बाद बताओ नेक्स्ट आइटम। अब बच्चे लाइक हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, सर का पता नहीं क्या बोल देंगे, हम नहीं बोल रहे हैं ना नलायक बेटा। अब हमारा इंटरेस्ट आएगा। हमने इस ओरिजिनल प्रिंसिपल का तो रीपेमेंट कर दिया बट इसके ऊपर इंटरेस्ट इज एन अलाउबल एक्सपेंस, तो 14% का इंटरेस्ट। आइए बच्चों बताइए जी सबसे पहले साल में कितना इंटरेस्ट? सबसे पहले साल में 84 का इंटरेस्ट। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो बच्चा देखिए आपने प्रिंसिपल रीपे कब करना शुरू करा? पहले साल के एंड पर शुरू करा। तो यानी कि पहले साल पूरा 600 लाख आउटस्टैंडिंग, उसका 14%, फिर 150 लाख चला गया तो इस साल का इतना, फिर 300 लाख और लास्ट वाले साल में ये बच गया जो आपने बिल्कुल ईयर एंड पर दिया। तो आप बता रहे हो 84 कॉस्ट का तो बेटा माइनस होगा, फिर 63 42 और 21। बात समझ में आ गई पहले यहां तक की? बोलो जी ये भी बेटा क्लियर हो गया? हाँ जी, इज दिस क्लियर? वेरी गुड दिव्यांश। बेटा दिव्यांश आप क्या ऐड करते थे याद है आपको? आप एसेट्स की कॉस्ट में इंटरेस्ट कौन सा ऐड करते थे याद है बेटा आपको? तो आप एक बार वो वाला एस पढ़ना, आपको याद आ जाएगा कौन सा वाला ऐड करते थे, ठीक है। आप बेटा एक बार एस पढ़ना फिर आपको याद आएगा, ठीक है बेटा। आप पढ़ना पहले एक बार दोबारा, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। चलो अब आ जाओ बेटा आगे। देखो बाकी बच्चों ने बता भी दिया बेटा, पुट टू यूज से पहले वाला आप कैपिटलाइज करते थे भाई, यहाँ तो पुट टू यूज पहले दिन ही हो गया लल्लू लाल। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब उसके बाद बेटा ये 60 लाख 45 लाख ये तो बाद में देखेंगे जब एसेट्स को बेचेंगे, ये हम कर चुके हैं, इसमें से डेप्रिसिएशन बचा है वो हम बाद में भी लेंगे। अब आते हैं इधर वाले पैराग्राफ पर, ये देखो सेविंग पे पहले चले गए। इनिशियल स्टॉक ले लिया, फिर वर्किंग स्टॉक का लेवल चेंज हो रहा है तो हम क्या करें, हमारे पीएनएल पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, तो हमारे पीएनएल पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, मरने दो। आ जाओ, स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस व्हिच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लाख। तो बेटा बताइए, आपका अपॉर्चुनिटी रेंट आ गया, तो 30 लाख रुपए का आपका नुकसान हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी रेंट 30 लाख का और नुकसान है, तो बेटा 30 लाख अपन माइनस कर देंगे इन सब में से। चलिए नेक्स्ट आगे, फिर आगे बोला गया भाई हमने क्या करा, लेबर कॉस्ट में ऐसे 40 वर्कर थे जो पहले खाली बैठे होते थे, लेबर कॉस्ट में ऐसे 40 वर्कर थे जो खाली बैठे होते थे। अब हमने उनके पैसे इस प्रोजेक्ट में जोड़ दिए, हमने उनके पैसे इस प्रोजेक्ट में जोड़ दिए। तो बताओ, पहले मैं वर्कर को पैसे देता था, अब भी दूंगा, इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे नए वर्कर लाने पड़ते, बेटा वो वाले पैसे मेरे सेव हो गए, जो इस प्रोजेक्ट के लिए नए वर्कर लाने पड़ते वो मेरे सारे पैसे सेव हो गए। तो हमारी कंपनी ने आइडल टाइम जो पहले पैसे देते थे, खाली बिठाकर भी वर्कर को पैसे देते थे, बेटा वो पैसे सेव कर लिए, पहले साल 45 लाख, दूसरे साल 30 लाख। तो ये मेरे लिए एक फायदा बन गया और मेरे लिए सेविंग इन आइडल टाइम हो गया। तो पहले साल 45 प्लस फिर 30 प्लस बाकी डैश डैश, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कई लोग क्या करते हैं इसमें से ये माइनस करके दिखा देते हैं, मतलब वो नेट कॉस्ट ले लेते हैं, वो इन दोनों का बेटा क्या कर देते हैं, नेट कर देते हैं, वो ऐसे भी कर देते हैं। मैं अलग अलग दिखा देता हूं, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो, दोनों का इंटरप्रिटेशन एक ही पॉइंट है, कोई फर्क नहीं है। तो इसमें हमने कुछ ऐसे वर्कर की कॉस्ट जोड़ी है जो पहले आइडल टाइम था, तो वो पैसे तो गए नहीं, वो पैसे तो हमारे बच गए हैं, तो वो पैसे जो बच गए वो हमारा फायदा हो गया। आई होप बात समझ में आ गई। अब आप नेट करो या ना करो, आपकी चॉइस है। बेटा शिवम, पहले वर्कर को खाली बिठाकर पैसे देते थे, अब आप उससे काम करवा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट जो है, अगर ये वर्कर ना होते, अगर ये वर्कर ना होते तो बेटा पता क्या होता, तेरे को नए वर्कर्स लेने पड़ते, नए वर्कर्स लेता तो पैसे देता, बेटा वो पैसे नहीं देने क्योंकि वो पैसे बच गए, तो इसलिए आपकी सेविंग यहां पर आ रही है। आई होप पहले बात समझ में आ गई। बेटा स्पर्श मैं चौथी बार बता चुका हूं भाई, अब बता, अभी भी डाउट है बेटा, मैंने अभी तीसरी चौथी बार ये पॉइंट रिपीट कर दिया कि भाई ये आपका कैसे हुआ। बेटा स्पर्श ध्यान से सुन ले भाई, ध्यान से सुन ले, मैं बार बार एक ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। ये पहले वर्कर खाली बैठे होते थे, ये वर्कर पहले खाली बैठे होते थे, इनको मैं पैसे देता था, अब इनका इस्तेमाल मैंने यहां पर कर लिया इस प्रोजेक्ट में, या जिसमें भी इस्तेमाल करा, जिस भी प्रोजेक्ट में करा। अब मुझे बताओ, अगर इनका इस्तेमाल मैंने इस प्रोजेक्ट में कर लिया तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, मुझे नए वर्कर्स नहीं लाने पड़ेंगे, मुझे नए वर्कर्स नहीं लाने पड़ेंगे, तो मेरे पैसे बच गए, तो यही तो वो सेविंग हो रही है, मेरे जो नए पैसे बच गए, जो पैसे बच गए वो हमारे लिए फायदा हो गया। तो मेरी नेट कॉस्ट तो इतनी ही लगी ना, मेरी नेट कॉस्ट तो इतनी लगी। या दूसरे शब्दों में समझो, आप इसको बोलते हो ये इररेलेवेंट कॉस्ट है तो इसको नहीं लेना, आप बोलते हो इररेलेवेंट कॉस्ट है नहीं लेना, तो इसमें से माइनस कर दो, ऐसे समझ लो, आपको जिस तरीके से समझ आए समझ लो बेटा, दोनों ही तरीके एक ही बात कहते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला इज, क्वेश्चन में बोला था फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड अपॉर्शनमेंट, इसलिए हमने उसको नहीं लिया था क्योंकि हमने पढ़ा था ये इररेलेवेंट होता है, बट इसमें इंश्योरेंस 90 लाख का रेलेवेंट है। तो बेटा जो इंश्योरेंस 90 लाख का रेलेवेंट है बेटा, आप उसे यहां पर माइनस करोगे इंश्योरेंस चार्जेस, तो आप 90 और हर साल बेटा 90 माइनस कर दोगे, और कुछ बच गया, दैट्स ऑल। यहां तक करने के बाद आपके पास आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहां से सर यहां से हमें पीबीडी मिल जाएगा। तो करिए दोस्तों, कितना कितना आता है आपका पीबीडी, पहला वाला 522, अबे कोई लास्ट वाला भी कर लो, बीच वाला कर लो, कोई मिक्स कर लो। ये अगला बता रहे हैं 483, फिर अगला 570, मैं मान के चल रहा हूं लाइन में कर रही हूं, लास्ट 528, अच्छा 498, चलो कोई नहीं, हो जाती है कभी कभी गलती। चलो पहले हमारे पास अब ये चार वैल्यूज आ गई, तो मैं वापस से यहां पर एक बार इनको दोबारा लिख देता हूं। हम पहुंच चुके हैं बच्चों पीबीडी पर, पीबीडी है 522, फिर उसके बाद 483, 570 और 498। अब इसमें से क्या माइनस करोगे बच्चा, डेप्रिसिएशन। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन कितना, सर इसमें क्या दिमाग लगाना है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही वाला लेंगे, हमें एज पर इनकम टैक्स रूल्स बता दिया है, 150, 114 यही वाली वैल्यू लेंगे बेटा। तो यहां पर आ जाएगा 150, 114, 84 और 63। पहले बात समझ में आ गई, तो बताइए बेटा पीबीटी, पीबीटी आ रहा है 372, लास्ट वाला बेटा 435, ओके। ये हमारे पास बेटा अपना डेप्रिसिएशन आ गया। अब इसके बाद अपन क्या निकाल लेंगे, टैक्स, टैक्स निकलेगा एट द रेट ऑफ 30%। करिए दोस्तों, टैक्स बेटा कितना आएगा 30% पर, टैक्स आ रहा है 111.60, नेक्स्ट 110.7, नेक्स्ट 100, 145.80, 130.5। तो बच्चों बताइए, क्या आप मुझे मेरे कैश फ्लोज बता सकते हो, बताइए बच्चों, पहले साल का कैश फ्लोज 410.40, वेरी गुड। अगला बेटा लास्ट है 304.50, मुझे पता था ना, 304 वाले मुझे पता था, 304 वाले 367, ये वही लल्लू डाले जो पैट निकालकर बोलती है सर ले लो कैश फ्लो, मान लो पैट निकालकर बेटा कैश फ्लो बता देते हैं 372.30, और ये वाला बेटा 424.20। पहले बात समझ में आ गई यहां तक की, कैसा लग रहा है आपको। अब बेटा ये वाले कैश फ्लोज हम मेन आंसर में लेकर चलते हैं। तो पहले साल का है 410.40, फिर उसके बाद ये लैक्स है, फिर उसके बाद 372.3, फिर उसके बाद 424.20, फिर उसके बाद लास्ट वाला 367.5। बहुत बढ़िया। चलो अब इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था आप क्वेश्चन को वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन को वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो बताइए बेटा क्या होगा, सबसे पहले कॉम्पनसेशन के बदले तो कुछ नहीं मिलना, इसके बदले तो कुछ भी नहीं मिलना, फिर लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट है, लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है, तो ये एसेट्स के लिए हो रहा था, तो यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स आ जाएगा।
कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ईयर 4। अब बताओ क्या सेल वैल्यू गिवन है? क्या सेल वैल्यू गिवन है? आंसर इज यस 60 लाख। क्या 60 लाख की है बेटा? क्या यहां टैक्स के लिए मना करा गया? क्या क्वेश्चन ने टैक्स के लिए मना करा? नो। क्या यहां पर एसएलएम मेथड है? क्या यहां पर एसएलएम मेथड है? नो। तो बेटा दोनों में से किसी कंडीशन में फिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अब एक और वर्किंग नोट बनेगा। शॉर्टकट तो लगा नहीं। अब हम बात करते हैं इस वर्किंग नोट की। तो सबसे पहले वी हैव कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो कि होगा बेटा 600 लाख का, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपके पास 4 साल का डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, चारों का बेटा टोटल कर लो। आप बता रहे हो 411 लाख, आपके पास निकलकर आ जाएगी बुक वैल्यू जो कि आप बता रहे हो 189 लाख। बताइए बच्चों आपने सेल कितने का करा? 60 लाख। बिल्कुल गलत। अब सुनिए बेटा 60 लाख का बेचा, बट इस एसेट्स को बेचते टाइम 45 लाख का तो खर्चा भी हो गया। 45 लाख का खर्चा भी हो जाएगा उसी टाइम, यानी कि आपको नेट नेट 15 लाख रुपए मिलेंगे। क्या पहले बात समझ में आ गई? हाँ भैया दनान जी, ओ मेरे दनान, अब पहले बेटा बात समझ में आई। 60 लाख रुपए मिलेंगे बट 45 तो खर्चा हो जाएगा, तो नेट नेट आपको 15 लाख मिले, तो यानी कि लॉस कितना हो गया? आपके पास लॉस हो गया 174 का। इसके ऊपर टैक्स सेविंग आ जाएगी, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30%। बोलो जी बोलो, कितनी टैक्स सेविंग आ जाएगी बताओ जी? 52.20 लाख की। तो अब आप बताओ आपके पास यहां से कैश फ्लो निकल आएगा बेटा, आपके पास यहां से आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। क्या पहले दोस्तों बात समझ आई? 67.20 लाख, दैट इज ए प्लस बी। आई होप पहले बात समझ आई सी। बोलो जी बोलो, क्लियर है बच्चों? चलो अब हम चलते हैं बेटा और थोड़ा सा आगे। तो यानी कि हमारे कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स हो गए 67.2 लाख, तो ये आगे बेटा 67.20 लाख। फिर वर्किंग कैपिटल का बेटा क्या होगा? हमारा वर्किंग कैपिटल का रियलाइजेशन हो जाएगा और हमारे को 60 लाख मिल जाएंगे। अब जो यहां से निकल कर आएगा वो बन जाएगा बेटा पीवीसीआई, और फाइनली यू विल हैव योर एनपीवी दैट इज बी माइनस ए। अब बच्चे कह रहे हैं हम खेल लेंगे, बहुत बढ़िया। पहले दोस्तों यहां तक का सारा मैटर समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करें बेटा, अब हम क्वेश्चन को शुरू करें बेटा, अब हम क्वेश्चन को बेटा शुरू करते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अरे ये तो नॉर्मल था, इसमें क्या था? ये तो आप खुद भी कर लेते, इसमें मेरा क्या काम था? अब आते हैं बेटा क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स पर। आइए जी चलिए। सर मैं ना एक शब्द को लेकर थोड़ा परेशान हूं। वो शब्द ये है, मटेरियल के साथ वर्ड आया कंजम्पशन। ओ सर, सर मटेरियल के साथ तो कंजम्पशन है, तो हमें क्या लेना होता है बेटा बताइए? हमें क्या लेना होता है? हमें लेना होता है परचेज। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप ही कुछ होनहार बच्चे हैं जिनका अकाउंट ट्रू लव है, और ये ट्रू लव से धोखा कर रहे हैं। यही वो ट्रू लव वाले बच्चे जो अकाउंट्स में भी धोखा कर रहे हैं। इनको कुछ ना आता है, बस ये मजे ले रहे हैं अकाउंट में, आता है आता है आता है। यही है बेटा ये जो अपने अकाउंट्स वाले अपने अकाउंट्स को भी धोखा दे रहे हैं। अब है मेरे लल्लू लाल, जब आप P&L बनाते हो तो आप क्या माइनस करते हो बेटा? डेबिट साइड में आप कंजम्पशन ही तो लेते हो, आप कंजम्पशन ही तो लेते हो। डेबिट साइड में खर्चा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ही है। सर इसका मतलब, सर इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ओके है, ये स्टेटमेंट तो ओके है कि हमें तो मटेरियल कंज्यूम्ड ही लेना था एज अ एक्सपेंस, हमें तो मटेरियल कंज्यूम्ड लेना था, बट हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स बेटा, कंज्यूम्ड तो ले लिया, बट पेमेंट किस चीज की करते हो? सर पेमेंट तो परचेज की करते हैं, पेमेंट तो परचेज की करते हैं, मतलब दीज कैश फ्लोज आर नॉट करेक्ट। ये गलत है भाई, कैश फ्लो में तो परचेज आना चाहिए, हमने कैश फ्लो निकालते हुए कंजम्पशन ले लिया। कैसा लगा है अब आपको? चलिए हाँ बेटा मुझे पता तुम क्या कहना चाहते थे, तुम कुछ नहीं कहना चाहते थे। आइए पढ़िए बेटा, इसका मतलब अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां तक का क्वेश्चन तो ठीक था, क्योंकि टैक्स के लिए तो कंजम्पशन ही लेना है, टैक्स के लिए तो कंजम्पशन ही लेना है, गड़बड़ सिर्फ इसमें है। तो आइए ठीक करते हैं। सर कैसे? मैंने कहा भैया सिंपल है, मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस करा था तो उसे रिवर्स कर दो प्लस करके, मतलब 90 120 90 120 255 255। पहले बेटा बात समझ में आ गई? तो मटेरियल कंज्यूम्ड हम ऐड कर देते हैं। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? मटेरियल परचेज्ड। जो मटेरियल परचेज्ड माइनस करके निकलेगा, सो फाइनली दिस वुड बी द कैश फ्लोस। अब मटेरियल परचेज कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा। और क्या? अब सर हमारे पास 4 साल का डेटा दे रखा है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। सबसे पहले है मटेरियल कंज्यूम्ड, तो अगर हम मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करें 90 120 255 255। अब हमें ऐड करना पड़ेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, और आपके पास क्या निकल कर आएगा? सर आपके पास निकल कर आ जाएगा आपका मटेरियल परचेज। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एग्जामिनर ने डेटा दिया था भाई, स्टॉक लेवल एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 165 लाख, ईयर 4 पर नील। तो यानी कि अगर हम यहां पर चलें तो दोस्तों 165 165 165 और 0। अब मुझे ये बात भी अच्छे से पता है, मुझे ये बात भी अच्छे से पता है, ये ओपनिंग ये ओपनिंग ये ओपनिंग,
तो इसका मतलब 165 माइनस 165 माइनस 165 माइनस, तो मेरे को ये वाले साल का मिल गया, ये वाले साल का मिल गया और ये वाले ईयर का मिल गया। बताइए जी, ओपनिंग है क्या कुछ? ओपनिंग है क्या कुछ? कौन से बच्चे हैं जो कह रहे हैं 60? बहुत सारे बच्चे आर सेइंग 60। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन से बच्चे हैं जो कह रहे हैं 0? दोज हु आर सेइंग 0, 0 वाले। अबे 60 वाले कौन बोल रहे हो? 0 वाले बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी सी बुद्धि लगाएं अब जरा बेटा, थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज से पहले कभी आपने चीजों को समझा नहीं है, तो आइए जरा चीजों को समझते हैं। पहले साल में आपके पास 90 कंज्यूम्ड था और 165 ये करना है, तो लॉजिकली इतना परचेज करना चाहिए था। पहले पूरी बात सुनना, यानी कि लॉजिकली परचेज कितना होना था? परचेज हुआ 255, परचेज हुआ बेटा 255। क्या ये बात एग्री? परचेज हुआ 255, ये बात एग्री? यस सर। नाउ द ट्विस्ट इज सर, पेमेंट होनी थी 255, पेमेंट होनी थी 255। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, तो लॉजिकली तो ओपनिंग स्टॉक 0। पहले बात समझ आई? क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है इसीलिए 0। अब पहले बेटा बात समझ आई? बट यहां पर ऐसा नहीं होगा सर। यहां पर ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है भाई साहब, मैंने 60 लाख रुपए का स्टॉक की पेमेंट स्टार्टिंग में कर दी है। मैंने 60 लाख रुपए के स्टॉक की पेमेंट स्टार्टिंग में कर दी है। पहले बेटा बात समझ आइए, क्योंकि यहां हमें क्लियरली बोला है स्टॉक ऑफ मटेरियल बिफोर कमेंसमेंट 60 लाख का खरीद दिया, यानी कि पूरे साल में 255 लेना था, जिसमें से 60 अपन पहले से प्रीपे कर चुके हैं। तो जब वो प्रीपे कर चुके हैं तो बेटा वो हमारा यहां पर माइनस हमें करना पड़ेगा। अगर आपने माइनस नहीं करा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब पहले बेटा बात समझ में आई है? अब पहले लॉजिकली समझ आया? एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो यस इट वुड हैव बीन 0, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है। बट एग्जामिनर ने बोल दिया भाई 60 लाख के पैसे मैं पहले दे चुका हूं, तो यानी कि इस साल में जो पैसे गए होंगे वो आपके कितने गए? वो आपके 195 गए। टोटल जाने 255 है, टोटल जाने 255 है, बट 60 पहले पे कर चुका हूं, तो बचेंगे 195। कैसा लगा पॉइंट? तो फाइनली 195 यहां पर गए, फिर उसके बाद 120 गए, फिर उसके बाद 255 और 90। अब आपके फाइनल कैश फ्लोज निकल कर आएंगे। बताइए बेटा, तो ये आप बता रहे हो 305.40, और बताओ बेटा, ये तो सेम ही आने वाले, इनको बता के भी क्या करोगे? लास्ट वाला बता दो बस। वो देखो सेम से लिख के कुछ हमने बता दिया। अब ये वाली वैल्यूज बेटा यहां पर आ जाएंगी, तो मैं पहले और फोर्थ ईयर की वैल्यूज को बदल देता हूं। तो पहले साल की बेटा 305.40, 305.40 और लास्ट ईयर था 532.50। पहले बच्चा बात समझ में आई है? पेशेंस, अभी और भी चीजें, अभी और भी चीजें हैं। आइए सेकंड। दोस्तों, मेरे दोस्तों, सर मैं एक गड़बड़ कर रहा हूं शायद। बेटा ये वर्किंग कैपिटल था क्या? वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल था स्टॉक। वर्किंग कैपिटल किस चीज में लगा था? स्टॉक। सर जरा देखिए ना, थोड़ा इधर गौर फरमाइए ना। लास्ट में क्या हो गया? 0। लास्ट में हो गया 0। तो बताइए, क्या वर्किंग कैपिटल के पैसे मिलेंगे? क्या वर्किंग कैपिटल के पैसे मिलेंगे? नो। तो लो जी, उड़ गया। लो जी, ये भी उड़ गया। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? बेटा वर्किंग कैपिटल स्टॉक था, क्वेश्चन ने आपको बोल दिया एट द एंड देयर इज 0 स्टॉक। एट द एंड देयर इज 0 स्टॉक। जब ये 0 स्टॉक है तो बेटा बिकेगा क्या लास्ट में? कुछ नहीं, आपकी बार कोई रियलाइजेशन ही नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी रियलाइजेशन। पहले बेटा क्लियर है यहां तक? सर आपको क्या लग रहा है खत्म हो गया? आपको लग रहा है खत्म हो गया? बट 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 हाँ खत्म हो गया। और क्या कॉपी करो ना लाइक? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी करो। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये वर्किंग कैपिटल लिख के काटना, ये वर्किंग कैपिटल लिख के फिर कट करना, ठीक है? लिख के कट करना ताकि याद रहे ये क्यों करा था। करिए बेटा कॉपी। बेटा वर्किंग कैपिटल आपका स्टॉक था, एग्जामिनर ने बोला स्टॉक लास्ट में 0 हो गया, तो बेटा जब स्टॉक लास्ट में 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? मतलब अब स्टॉक बचा ही नहीं तो बेचेगा किसको? बेटा जब स्टॉक बचा ही नहीं तो बेचेगा किसको? बेचने के लिए बचा ही नहीं, तो देयर इज नो रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेटा ओवरहेड वाला मैंने आपको बताया था कि भाई अपोर्शनड एलोकेशन अभी कल तो डिस्कस करा था बेटा, इररिलेवेंट होती है तो हमें लेनी नहीं, उसमें क्या बताऊं मैं? तो बेटा स्टॉक है तो खरीदा तो पैसे तो गए ना स्टार्टिंग में, तभी तो हमने ये 60 लाख वहां से माइनस कर दिए पहले साल की परचेज में से कि भाई है तो स्टॉक की, जब परचेजेस करा तो उसमें से माइनस करे, तभी तो माइनस करे थे। बेटा ये आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अगर लास्ट में कुछ अमाउंट बचा होता तो ले लेते। बेटा ये आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। बेटा ये बाय डिफॉल्ट होता है ना, बट अब क्वेश्चन ने बोला है तो हमने आपको चेंजेस बताए। वर्किंग कैपिटल में सिर्फ स्टॉक नहीं होता ना, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, तो यहां पर स्पेसिफिकली बोला इट्स स्टॉक।
ये हो गया बेटा कॉपी, ये हो गया कॉपी। बेटा जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है भाई, अगले क्वेश्चन में भी तुम उड़ते नजर आओगे। मैं उड़ता फिरा, मैं नचता फिरा। मैंने पहले ही बोला था 2 क्लास बड़ी हैवी होने वाली है, कल वाली और आज वाली, मैंने पहले ही बोला था। बेटा आज की और कल जो हो गई है ना, जो कल हो गई और एक आज वाली, दोनों मुश्किल थी। कल की कंपैरेटिवली आसान होगी, कल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, कल कंपैरेटिवली आसान होगी। करिए बेटा नेक्स्ट, जल्दी प्लीज, कॉपी फास्ट। बेटा शालिनी आंसर निकालना ही नहीं था बेटा, क्यों निकाल रही है आंसर, क्यों इतनी मेहनत कर रही है बेटा, आंसर निकालना ही नहीं था शालिनी, क्योंकि अभी एक पॉइंट बचा जो लास्ट में बताऊंगा, तो आंसर निकालना ही नहीं था बच्चा, कर कॉपी। करिए बेटा जल्दी कॉपी करिए प्लीज, बबलू वालों मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, आप कॉपी करिए। आप बेटा बाद में आराम से कर लेना, पहले भी कॉपी करो जो दिख रहा है, जितनी देर में तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, बबलू बबलू लिख के उतनी देर में बेटा स्टार्ट भी कर चुके होते। बेटा मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पीएनएल में आता है, पीएनएल में मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, तो टैक्स निकालते हुए मटेरियल कंज्यूम्ड भी आता है, बट जब पैसे देते हो तो मटेरियल परचेज के देते हो, इसलिए जब आप कैश फ्लो निकालोगे तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें एडजस्ट करोगे। बेटा मन क्या बोले जा रहा है बेटा, क्या अपने डाउट्स लिख के जा रहा है, क्या बोल रहा है, तेरे को खुद समझ में आ रहा है? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, वर्किंग कैपिटल, क्या बोल रहा है बेटा, क्या होता है कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर? अबे नालायक, वर्किंग कैपिटल क्या होता है पहले तेरे को ये समझ में आ रहा है? पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, कह रहा है कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, भाई क्या बोल रहा है, भाई क्या बोल रहा है? भाई सिंपल सा मतलब है, वर्किंग कैपिटल सारा रियलाइज होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का पैसा कौन सी आइटम में लगा, आपको क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया, इट इज इन द स्टॉक, ये पैसा सिर्फ स्टॉक में लगा। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है मेरा स्टॉक जीरो है लास्ट में, तो बेटा पैसा किसको बेचकर कमाए, किसको बेचकर रियलाइज करेगा, किसको बेचकर रियलाइज करेगा? वर्किंग कैपिटल तो रियलाइज होता है। अब क्वेश्चन जब बोल रहा है भाई मेरे पास बचा ही नहीं, वर्किंग कैपिटल सारा कंज्यूम हो गया, तो बात खत्म हो गई ना मेरे दोस्त, कहां से मैं रियलाइज करूंगा? हाँ डेटर्स होते तो रियलाइज करता, स्टॉक बचता तो रियलाइज करता। भाई स्टैंडर्ड असम्पशन ये होती है, जो भी लगाया वो एज इट इज बचेगा और वो वापस आएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है भाई 10 बार, नहीं भाई सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, यू आर लाइक ना, ऐसे कैसे खत्म हो गया? मैंने को कैसे नहीं बताया खत्म कर दिया, ऐसे कैसे मेरे बिना खत्म कर दिया तुमने? हो गया भाई। हाँ जी विजय सर बोलो, अरे क्या बताना है, ऊपर चला गया क्या कुछ, क्या नहीं देखा मैंने? बेटा 150 लाख ही तो आएगा, 90 लाख तो बेटा आप पहले ही खर्चों में ले चुके हो, तो बेटा पूरा 150 लाख ही तो सेविंग हो गई। गुड मॉर्निंग। करिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। देखो वैभवी का डाउट आ गया सर, पूरा एक बार और समराइज करा दो। अरे नालायक क्या समराइज कराऊं, मैंने तुम्हें बोला ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है बच्चे, ये अपने आप एक बार घर पे करोगे तभी समझ में आएगा डिटेल में, तभी आप इसको एक बार और अच्छे से समझ पाओगे। समझ गए मेरी बात? तक मैं इसको यहाँ पर भी 10 बार और रिपीट कर दूं तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं इसको घर पे जाके एक बार अपने आप करना है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉपी हो गया। अरे वाह यार क्या बात है, एक बच्चा सी हो गया, क्या बात है। मेरी पुरानी स्टूडेंट इंटर की, नाउ शी इज सी, वेरी। करिए जी नेक्स्ट। अरे बच्चे को कांग्रेचुलेशन तो दे दो नालायक। हाँ बेटा तेरे लिए यहाँ पे ना, तेरे लिए यहाँ पर हम स्पेशल एक डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करवाएंगे, आपको 5 मिनट का ब्रेक देंगे, आप टेंशन मत लो स्पर्श, आप बेटा हुक्म करो, बस जैसा आप आ गया तो हमें है ना, पेपर में 3 घंटे बाद 1 घंटे बाद बोल देना एग्जाम में मैं थक गया, चलो डांस परफॉर्म करके दिखाओ। आप पहले अपनी डांस परफॉर्मेंस हो, तभी मैं आगे का पेपर करूंगा। मैं थक गया बेटा, मैं थक गया, मैं ऐसे कैसे? अबे नालायक। ये जब सीए बन जाएगा ऑफिस में जाके बॉस को बोलेगा बॉस मैं थक गया, आप पहले डांस करके दिखाओ, ऐसा थोड़ी होता है। आप पहले डांस करो तब मैं काम करूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। फिर पता चलेगा इसके बॉस की जगह स्पर्शी नाच रहा है ना, स्पर्शी नाच रहा है, मेरे ढोले ना सुन मेरे प्यार की धुन, है ना, स्पर्शी नाच रहा है, अमीचे तुम्हार। बेटा अपने दिमाग में ज्यादा स्पर्श की फोटो मत बनाओ सारे बच्चे,
मतलब तुम इमेजिनेशन भी कर रहे हो, डांस कर रहा है मेरे ढोल ना सुन, है ना? ये सब बच्चे बेटा कितने लायक है, तेरी इमेजिनेशन भी करने लग गए, किस पर्सन के सामने डांस करके दिखा रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्किंग नोट। अब कह रहा सर मेरा आज बहुत डांस हो गया, अब मैं और नहीं नाचूंगा, बस अब मैं कभी ब्रेक नहीं मांगूंगा, आप 2 घंटे और पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा पहले प्लीज कॉपी शॉपी कर लीजिए। बेटा वो आज ना सुबह जल्दी उठ गए थे इसलिए, आज सुबह बेटा जल्दी उठ गए तो इसलिए सुबह जल्दी दे दिया, है ना? ठीक है बेटा बिस्वा। अबे मतलब क्यों, क्या मतलब, क्या बुद्धि क्या है तुम्हारी? सुबह जल्दी क्यों दे दिया? अबे भाई दे दिया तो दे दिया, मैं क्या करूं, मुझसे थोड़ी पूछ के देंगे, सब बटन दबा दूं, कश्मीर से बटन दबा दूं, बटन दबा दूं। अबे मतलब कैसी कैसी बातें करते हो यार तुम, इसका भी लॉजिक बताओ, रिजल्ट सुबह सुबह क्यों आ गया? हद हो गई यार। बेटा जितना तुम मुझसे पूछते हो लॉजिक, दूसरी क्लास में ना शर्त के साथ बोल रहा हूं, तुम में से किसी की आवाज नहीं निकलती होगी, दूसरी क्लास में यू विल बी लाइक ओके सर, यस सर, ओके मैम, यस मैम, सब पता है मुझे तुम्हारी हरकतें। अरे कोई नहीं, मैंने तो वैसे बोल दिया मैम सर जो भी है। हाँ बस ये लास्ट में देखो मॉनिटर मैडम डायलॉग चिपका रही है, आप तो अपने हो सर, तो बस ये डायलॉग चिपका के बस तुम बोल दो, है ना? चलो कॉपी हो गया बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए अब बेटा इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के सबसे पहले लास्ट पॉइंट पर आता हूं, अब प्लीज ध्यान से सुनना। अब जो मैं लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं प्लीज ध्यान से सुनना। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 ऑप्शन है। पहला जो मैंने करवाया दिस इज परफेक्टली फाइन, ये जो हमने कराया बेटा दिस इज परफेक्टली फाइन, कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बट एक व्यू अलग से आया, और वो व्यू ये आया कि सर यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा, लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अब लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का उन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला कि भाई इनके पास तो मल्टीपल एसेट्स होंगे, बहुत सारे एसेट्स होंगे, मल्टीपल एसेट्स होंगे, और लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है। तो इसका मतलब ब्लॉक इज स्टिल देयर। क्या पहले बेटा बात समझ में आई? इसका मतलब इन्होंने निकाला कि भाई ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट। पहले बेटा बात आपको समझ में आई बेटा कैसे इंटरप्रिटेशन हुआ? तो इन्होंने अपने आंसर में क्या करा, ये शायद आईसीआई ने भी ऐसे ही करा, शायद मुझे याद आ रहा है, 2 बार पिछली बार बच्चों ने बोला था बेटा, यहां पर इसकी जगह इन्होंने आईसीआई ने एक और इंटरप्रिटेशन निकाला। आईसीएआई ने बोला लार्ज कंपनी, देयरफॉर इसका मतलब ये मल्टीपल एसेट्स, ऑल्सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन लास्ट ईयर। तो इसका मतलब देयरफॉर ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट। अगर ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट तो कैश फ्लो बेटा कितना हो जाएगा, 60 लाख माइनस 45 लाख, सिंपल 15 लाख। अब पहले बच्चा बात समझ में आ रही? तो हमारे पास सीधा सीधा 15 लाख। तो उस सिचुएशन में इस आंसर में क्या होगा बेटा, इसकी जगह आप 15 लाख ले लोगे स्ट्रेट अवे। अब पहले बेटा बात समझ आई? उस केस में इसकी जगह आप 15 लाख ले लोगे। हाँ जी, एक वर्किंग नोट कम हो जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। बेटा देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर यही वाला क्वेश्चन आता है तो आप बेटा 15 लाख ले लेना, क्योंकि आपके आईसीएआई ने इस क्वेश्चन में यही कर रखा है। पहले बेटा बात समझ आई? आपके आईसीएआई मॉड्यूल में मेरे ख्याल से 15 लाख की, मेरे को याद नहीं है, चेक नहीं करा मैंने अभी। तो बेटा 15 लाख आप डायरेक्टली ले लेना। तो आप डायरेक्टली लिख दो, नोट देना दे देना, नहीं देना तो कोई नहीं। सिंपल सा है, लार्ज कंपनी है, मल्टीपल एसेट्स है, डेप्रिसिएशन भी लास्ट ईयर में चार्ज हो रहा है, तो मतलब ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट। जब ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट होता है तभी लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन आता है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो हम सीधा कैश फ्लो लिख देते हैं, 15 लाख मिल गए। ये बेटा मैंने आपको एग्जांपल में पूरा करवाया था, मैंने इसका पीटीआर भी बनवाया था और एग्जांपल भी पूरा करवाया था कि ब्लॉक होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। आई होप पहले बात समझ में आ गई बेटा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, क्योंकि हमारे आईसीआई के ग्रंथ में बेटा 15 लाख लिखा हुआ है, तो मैं भी यही बोलूंगा कि आप 15 लाख लिख के कर देना, ठीक है? अब आप एक काम करो, अपने आंसर में बेटा पहले 15 लाख कर लो, यहां पर आप इसको 15 लाख कर लो बेटा काट के। आप पहले तो बेटा इसको 15 लाख कर लो काट के। और दूसरी बात आप बेटा यहां पर इसके साइड में ये जो वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया था, इसके साइड में ये इंटरप्रिटेशन लिख लो, ताकि बाद में याद रहे कि आईसीआई ने क्या सोच के करा होगा, अगर होगा तो ये आप लिख भी लो साथ साथ। बेटा रौनक, मैंने आपको अभी पता नहीं कितनी बार ये पॉइंट डिस्कस कर लिया बच्चा। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का पैसा, जो वर्किंग कैपिटल था वो स्टॉक में लगा था। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त स्टॉक नहीं बचा तो भाई बेचेगा किसको पैसा रियलाइज करने के लिए, ठीक है? चार्ज दिन लास्ट ईयर। हाँ जी बेटा यस बिल्कुल ले लेते। चलिए मेरे ख्याल से पहले बच्चा यहां तक का सारा मामला मुद्दा कंप्लीट हो गया। पहले तो आपका यहां तक का बेटा सारा मामला और मुद्दा आपका कंप्लीट हो गया, मैं इसी बात मान के चल रहा हूं। क्योंकि अब दोस्तों आपके साथ भौचक्का सा दिमाग लगाने वाला हूं मैं। अब मैं आपके साथ भौचक्का सा दिमाग लगाने वाला हूं, तो आर यू रेडी गाइस? आ जाओ। चलो अब हम एक और क्वेश्चन मजेदार वाला आपके साथ करते हैं। तो रेडी बेटा फटाफट से। चलिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और, ठीक है? चलो हियर वी स्टार्ट बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि बेटा समय कम है, हमारे पास लगभग 45 मिनट्स बचे हैं। तो उन 45 मिनट्स में हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, बट यस फिर भी एक अच्छे लेवल का, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बट फिर भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आइए अब हम जरा ध्यान से समझते हैं। पहले कुछ बच्चों के यहाँ पर एक दो डाउट्स हमको निपटा देता हूं।
लोकेश कह रहे सर इस संडे रख लो, नेक्स्ट दे देना, वैसे इतनी है एक और सही। भाई लोकेश कह रहे सर इस संडे दो ऑलरेडी क्लास है, तो आप भी अपनी क्लास रख ही लो, आप भी अपनी क्लास रख ही लो, है ना। और नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लोकेश इस संडे छुट्टी है, बाहर लगा चल। सर एक डाउट है तो बताना सर, ब्लॉक ऑफ नॉट एग्जिस्टेंट सिर्फ लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैश फ्लो। हां जी बेटा, बस लास्ट ईयर पे इंपैक्ट करेगा, ये तो फालतू का डाउट है। सर जी जब हमें पीएनएल बनाता है तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां दिखाते हैं सर? अरे अदर कॉस्टिंग में दिखाते हैं बेटा, पीएनएल में नहीं दिखाते। कैन आई वॉच द सेशन? आई एम नॉट अटेंडिंग बेटा, नहीं आप नहीं कर सकते। और सर एक चीज वो पीटीआर लिखवाया था ना, इफ क्वेश्चन ओनली प्रोवाइड कैश फ्लो, हां तो क्या हुआ, जब क्वेश्चन सिर्फ खर्चे बताएगा तो जहां पर सबसे खर्चे कम होंगे आप उसी को लोगे, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना था, है ना। अब देखो जबरदस्ती कराओ सर, अगर 7 लाख से ज्यादा क्लोजिंग बचा होता तो कितना लेते, फिर जितना बोला होता उतना ले लेते। लल्लू इसमें मैं क्या बताऊं तेरे को, अबे नालायक यश कैसे किसी बात कर लेते हो यार, मतलब मैं नहीं खेल रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अब बेटा फटाफट से आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, आज हमारी समय सीमा बेटा इसी में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन तो छोटा सा बेटा, एक पेज दो पेज बस काम कर रहा हूं, एक पेज दो पेज बस, क्वेश्चन इतना सा है, बट ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो चलिए बेटा प्लीज ध्यान से, छुट्टी पास करेगा माता रानी 1.5 घंटा एक क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ, मेरे को कुछ समझ आ गया। चलो आइए बेटा पढ़ते हैं। एसके, अच्छा बारिश हो गई, मैंने कहा आवाज कहां से आ रही है टुकुर टुकुर वाली। हां, एसके लैब लिमिटेड इज यूजिंग अ एक्स-रे मशीन्स व्हिच रीच्ड एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। पहले बेटा पढ़ लो आराम से, तसल्ली से पढ़ लो। कहता भाई कंपनी है, अब उसकी मशीन अंतिम चरण पर आ चुकी है। फॉलोइंग द न्यू एक्स-रे मशीन्स ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांड्स विद सेम फीचर्स आर अवेलेबल फॉर द पर्पस। भाई हमारे पास 2 अलग-अलग ब्रांड्स की मशीन अवेलेबल है, एक XYZ एक ABC। ये हमारी कॉस्ट ऑफ द मशीन है, इनकी लाइफ है। अब इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट पहले 5 साल, अगले 5 साल, अगले 5 साल एंड सो ऑन, और इनका डेप्रिसिएशन का टुकुर-टुकुर रेट भी बता दिया। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ अबव मशीन शैल बी ड्रॉप्ड बाय 1/3 ऑफ परचेज प्राइस इन द फर्स्ट ईयर एंड thereafter shall be depreciated at the rate mentioned above। पढ़ लो बेटा दोबारा ये लाइन आप जरा दोबारा पढ़ लीजिए, अंग्रेजी वाली बेटा, अंग्रेजी वाली लाइन बेटा दोबारा पढ़ लीजिए बेटा, 1 मिनट रुकना। चलो हाँ, अरे कोई और नहीं, कुछ मेरे को ना अकेडमी के ऑफिस में रिक्वेस्ट रेज करवानी थी, कुछ काम की, तो वो मैंने उनको मैसेज कर दिया, भैया तुम कर लो तब तक, जब तक मैं क्लास ले रहा हूं, है ना। हाँ चलो, पहले बेटा यहां तक समझ में आया। पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा 1/3, उसके बाद जो भी रेट्स गिवन है उस पर, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मशीन ऑफ ब्रांड एबीसी, अब ध्यान से सुनना, एक तो तरीका ये इन दोनों को परचेज कर लो, दूसरा तरीका कैन आल्सो बी टेकन ऑन रेंट टू बी रिटर्न्ड बैक टू द ओनर आफ्टर यूज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। अब दूसरा तरीका है हम इनको परचेज की जगह एबीसी को सिर्फ रेंट पर ले लें। एनुअल रेंट पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट, फॉर फर्स्ट ईयर शैल बी इतना, एनुअल रेंट फॉर सब्सिक्वेंट 4 इयर्स इतना, एनुअल रेंट फॉर फाइनल 5 इयर्स इतना। क्योंकि ये मशीन 10 साल चलेगी तो बेटा 10 साल का रेंटल आपको बता दिया, ओके। रेंट एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय कंपनी बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपए एज अ पेनल्टी। दिस पेनल्टी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10,000 ईच ईयर ऑफ द पीरियड ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। भाई जितने टाइम का रेंटल आपका होता चला जाएगा उतने का आपका माइनस होता चला जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस which brand of X-ray machine should be acquired, assuming that use of machine shall be continued for a period of 20 साल। आपकी मशीन को आपने 20 साल चलाना है, तो आप बताइए बेटा कौन सी लगेगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 12% है। पहले ए पार्ट करते फिर बी पार्ट में, बेटा टाइम बदल दिया, 5 साल कर दिया, तो आपको बेटा दोनों में अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। क्या बेटा तैयार हो समझने के लिए? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। अब देखो मेरे पास पहले तो ये बताओ ए पार्ट में कितने ऑप्शन है, हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव। तो बच्चा वी हैव 3 ऑप्शंस, परचेज XYZ, परचेज ABC एंड रेंट ABC। तो 3 ऑप्शंस के बेस पर हमें काम करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेटा तीनों ऑप्शंस की। बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सोचकर, जो भी हेमंत का भी डाउट था, मुझे बताओ क्या इसमें आपको इनकम के बारे में कुछ बताया? क्या इसमें इनकम के बारे में कुछ बताया? नो, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ बेटा एक्सपेंडिचर दे दिए, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपको एक्सपेंडिचर दे दिए। तो बच्चा बताओ जब सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपेंडिचर दे दिए तो बेटा मेरे पास तो काम करा, तो हमें तो पीवीसीओ देखना है, ओके बहुत बढ़िया। अब आइए एक पीटीआर पर, अब पहले समझेंगे हम एक पीटीआर बेटा, आइए समझते हैं, जो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया था, बट अब मेरे को समझाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन का रियल लॉजिक समझ में आएगा या प्रेजेंटेशन और कांसेप्ट समझ में आएगा। देखो बच्चों, मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है कि मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट बना लूं, जैसे कि हम कहते हैं सेल्स माइनस वीसी एफसी, जो मर्जी बोल दो आप, जो मर्जी बोल दो बेटा। लेट्स सपोज वीसी है सिर्फ हमारे पास, एक अंदाजे से ले लो, ये 300 रुपए है, ये 100 रुपए है, तो आपका पीबीबी निकल गया बेटा 200 रुपए। फिर इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, मान लो 100 रुपए का, तो आपके पास बेटा पीबीटी आ गया कितने का, 100 रुपए का। फिर आप इस पे लगाओगे टैक्स, लेट्स सपोज एट द रेट ऑफ 30%, 30 रुपए, तो आपके पास आ गया बेटा पैट 70 रुपए का। फिर आप डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे बेटा 100 रुपए का, तो आपका कैश फ्लो आ गया 170 का। पहले एक ये ऑप्शन समझ में आ गया जो मैंने अभी आपकी साइड में लिखा है। पहले इधर वाला ऑप्शन इज एवरीवन क्लियर विद दिस बेटा, कैसे हुआ? चलो अब मैं आपको इसका बेटा शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न द शॉर्टकट ऑफ दिस। अब एक तरीका तो ये जो प्रेफर्ड तरीका है वो आप ऐसे ही करो, प्रेफर्ड तरीका है आप इसको ऐसे ही करो, बट इसका एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव क्या, आइए जरा समझते हैं। आज से पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि आज से पहले इस टाइप का या इस कैटेगरी में क्वेश्चन नहीं बना। तो देखिए बेटा, मैं इसको देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, 1 2 3 आइटम है, ये 3 आइटम प्लस माइनस हो रही है, बट इसमें मेन है टैक्स का इंपैक्ट लेना, इसलिए ये इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाती है, राइट। अब मैं इन सबके टैक्स को बेटा शॉर्टकट कर देता हूं। कैसे? मैं अपनी सेल्स ले लेता हूं नेट ऑफ टैक्स, तो इसका मतलब 300 रुपए इनकम है, इस पे 30% का टैक्स माइनस कर दो, तो नेट नेट आपको बेटा 210 रुपए मिलेंगे प्रैक्टिकली। अगर मैं नेट ऑफ टैक्स की बात करूं तो 210 मिलेंगे। अब इसमें से मुझे वेरिएबल कॉस्ट पे करना होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट में टैक्स की सेविंग हो जाती है, आपको बताया था। कोई भी खर्चा जो मैं अपने पीएनएल में डेबिट करूंगा बेटा टैक्स बचा देगा, तो टेक्निकली इसमें से मेरे 70 रुपए चले जाएंगे, हमारे 70 रुपए चले जाएंगे बेटा, 210 है 70 रुपए चले गए।
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं, ये पेपर में आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में जल्दी आने वाला है। अब सेल्स हो गया, वीसी हो गया, अब बात आती है डेप्रिसिएशन। बताइए बच्चों, डेप्रिसिएशन के बदले कोई पैसे जाएंगे क्या? डेप्रिसिएशन के बदले कोई पैसे जाएंगे? नो, देयर इज नो कैश फ्लो। बट मेरा डेप्रिसिएशन मेरा टैक्स बचाएगा। बेटा डेप्रिसिएशन के ऊपर हमारी टैक्स की सेविंग होती है, तो 100 रुपए का डेप्रिसिएशन 30% की सेविंग, 30 रुपए फायदा दिला देगा। तो बेटा नेट नेट देखो, आपका कैश फ्लो 170 आ जाएगा। चेक कर लो, आपका कैश फ्लो 170 एग्जैक्टली आ जाएगा। तो अब आपको समझने वाली बात यह है, मैं आज से पहले आपको यह बोलता था कि आप पीवीसीओ में कैपिटल लेटर वाली आइटम दिखाना, बाकी सब आप यहां पर दिखाना, मैं यही बोलता था। बट नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप कोई भी आइटम कहीं भी दिखा सकते हो। अगर आप रेवेन्यू नेचर वाली आइटम को पीवीसीओ में दिखा रहे हो, तो याद रखना कोई भी रेवेन्यू नेचर वाली आइटम है, उन सब पर टैक्स की एडजस्टमेंट होगी। पहले बात समझ आई? ये जो डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग है, इसको हम दूसरी भाषा में टैक्स शील्ड का नाम दे देते हैं, ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से बेटा टैक्स की शील्ड मिल जाती है, टैक्स बच जाता है। तो ये पॉइंट जनरली बच्चे भूल जाते हैं, इस वजह से मैं ये वाला तरीका नहीं बताता। पहले तो बेसिक तरीका समझना, तो यही है, बेसिक इज दिस, और मैं प्रेफर करूंगा हर क्वेश्चन में यही करूं। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूं। हमने एक क्वेश्चन करा था, मेरे को नंबर याद नहीं है, जिसमें दो मशीन थी, दोनों में एक्सपेंडिचर हो रहा था, इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखो जरा खोल के, जल्दी खोलो जल्दी खोलो बेटा, टाइम कम है, कॉन्सेप्ट समझानी है, टाइम कम है, कॉन्सेप्ट समझानी है, प्लीज देखिए। अब अगर आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, तो उस क्वेश्चन में हमने पीवीसीओ में मेंटेनेंस भी लिखा था और कैपिटल नेचर भी लिखा था। चेक करो, हमने पीवीसीओ में मेंटेनेंस भी डाल दिया, कैपिटल नेचर भी डाल दिया। किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि वहां पर टैक्स नहीं था। अगर टैक्स होता तो मैं वहां पर रनिंग कॉस्ट लेता नेट ऑफ टैक्स, मैं वहां पर रनिंग कॉस्ट लेता नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि वहां टैक्स नहीं था, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर टैक्स होता तो आपको वहां भी ये वाला एडजस्टमेंट करना पड़ता। पहले बात समझ में आता? अब पहले बात समझ आता? ओके, अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन में टैक्स बोला? क्या इस क्वेश्चन में टैक्स बोला? तो आंसर इज नो। अभी तक टैक्स वाला पॉइंट नहीं आया है, बट देयर इज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, बेटा आपके पास टैक्स वाला पॉइंट आ जाए। सिंस यहां टैक्स का पॉइंट नहीं है, तो हमें दिमाग लगाना नहीं है, हम तो सिंपल सिंपल सबको पीवीसीओ में दिखा देंगे, क्योंकि वैसे भी यहां पर सारे आउटफ्लोज हैं। बात समझ में आई है? पहले तो बोलो जी। अगर टैक्स होता तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होता, फिर खर्चे, नेट ऑफ टैक्स, डेप्रिसिएशन पर टैक्स सेविंग, सब कुछ लेते, बट यहां पर है ही नहीं। मैंने कहा था आज की क्लास बहुत ही खतरनाक है, काफी कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में। चलिए अब हम चलते हैं वापस। अब हम सबसे पहले कर रहे हैं बेटा ए पार्ट। ए पार्ट में हम सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीवीसीओ ऑफ मशीन एक्स वाई जेड की पहले कहानी देख लेते हैं। अगर मैं मशीन एक्स वाई जेड की बात करूं, देखो मैं तो तीन अलग अलग स्टेटमेंट बना रहा हूं, आप चाहो, आपको लगता है मर्ज कर सकते हो, इनको कंसोलिडेट करना, वो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है प्रेजेंटेशन चाहे 2 मिनट ज्यादा हो जाए, बट अपने को कॉन्सेप्ट और पॉइंट समझ में आना चाहिए। टाइम, अमाउंट, पीडीएफ या पीडीएफ एज द केस में भी, और प्रेजेंट वैल्यू। चलिए प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा बेटा, साथ साथ रहिएगा, ताकि आपको समझा सकूं मैं। पहले एक्स वाई जेड, कॉस्ट लगेगी बेटा 6 लाख की, ये कम लगेगी, टाइम 0 पर लगेगी, क्योंकि हम तो परचेज कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन टाइम 0 पर 6 लाख रुपए, पीवी फैक्टर पर काम खत्म। फिर इसके बाद हमारा जो अगला खर्चा होना है, वो बेटा मेंटेनेंस का होना है। ईयर 1 to 5, 6 to 10, 11 15, बेटा तीन अलग अलग कैटेगरी दे दी है, तो हम यहां पर लिख देते हैं हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये मेंटेनेंस कॉस्ट है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। तो यहां पर जो अमाउंट है बेटा 20,000, 28,000, 39,000, तो ये हो जाएगा 20,000, 28,000, 39,000। तो जल्दी से मुझे आप इनके पीवी फैक्टर बताइए, पहले 12% पर आपको निकालने हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले वाले का आता है 3.605, ठीक है, तो 3.605 into 20,000, ये आता है बेटा 72,900। अगले वाला बताओ 6 to 10, 1.12 डिवाइड, अच्छा आपने बता दिया 2.045, मैं मान रहा हूं बेटा ये ठीक है, यश बता रहा है, तो 2.045 into 28,000, ये आ रहा है बेटा 57,260। अगला बताओ बेटा 11 to 15, 1.161, 1.161। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये सारे ठीक है ना, गलत निकले तो यश जिम्मेदार, इसको पकड़ लेना बेटा तुम सब। 45279, पहले बच्चा यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। चलो परफेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या, अब इनका टोटल कर दे बेटा, अब इनका टोटल कर दे, लेट्स मेक अ टोटल इनका। तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। दोस्तों बताओ, क्या मेरे को सेल वैल्यू गिवन है? क्या मुझे गिवन है? नो। सेल वैल्यू नहीं गिवन तो बेटा किसके बराबर? सेल वैल्यू नहीं गिवन तो स्क्रैप के बराबर। बेटा स्क्रैप तो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन दे दिया, मुझे स्क्रैप निकालना पड़ेगा। तो अब मैं यहां पर पहले एक वर्किंग नोट बनाता हूं। अब आप बुक वैल्यू बोल दो या स्क्रैप वैल्यू बोल दो या जो मर्जी बोल दो। पहले साल 6 लाख की कॉस्ट है, पहले साल 6 लाख का 1/3 डेप्रिसिएशन माइनस, फिर उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट का 4% कितने साल का? ये मशीन 15 साल चलेगी, 15 साल में से 1 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो बैलेंस 14 ईयर्स का। तो बेटा ये मेरी वैल्यू बचेगी। तो अगर हम देखें तो 6 लाख का 4% और 14 साल, और फिर इसमें 2 लाख माइनस 6 लाख, तो वैल्यू बच रही है बेटा 64,000। अब कुछ नहीं बोला तो बेटा हम इतने की मान लेंगे सेल हो गया, हम इतने की मान लेंगे सेल हो गया, सिंपल। वी विल एज्यूम बेटा इतने की मान लेंगे सेल हो गया। अब बताइए, यानी कि हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचा ईयर 15 पर, और हमें 64,000 मिल गए। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये ऊपर आउटफ्लोज है, ये इनफ्लो है तो माइनस होगा, ये बच्चा इनफ्लो है तो माइनस होगा, और इसका पीवी फैक्टर 183, 183 64,000, 11,712, यानी कि यहां से मेरे पास आ जाएंगे पीवीसीओ। तो अगर मैं इनका टोटल करूं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 7,62,927। पहले बच्चा बात समझ आइए। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, सर सर यहां तो प्रोजेक्ट्स की लाइफ अलग अलग है, तो हमें तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। 15% और ये सॉरी 12% और ये 15 साल का, तो अब आप इसका पीवीएफ निकालोगे, जो निकल कर आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ ऑफ दिस ऑप्शन। तो बताइए बेटा कितना आता है? 6.811 या 810?
चेक कर लो बेटा, 1 1 आ रहा होगा शायद, 1 0 है, 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो 7629276.811, तो आपके पास वैल्यू आती है 1,12,014 रुपीज। पहले बात समझ आइए बेटा फर्स्ट ऑप्शन की। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम दोबारा से एनपीवी बनाएंगे या पीवीसीओ, स्टेटमेंट ऑफ पीवीसीओ ऑफ मशीन कौन सी बेटा, एबीसी व्हेन परचेज्ड। जब आप इसे परचेज कर लेंगे तो सिचुएशन क्या होगी। तो दोस्तों हम कहेंगे इट इज पर्टिकुलर्स, देन वी हैव टाइम, वी हैव अमाउंट, वी हैव पीवीएफ और पीवीएफ एंड वी हैव प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले इसकी भी कॉस्ट ऑफ मशीन, अब तो देखो आपको बताइए कैसे कैसे होना है। टाइम जीरो पर बेटा इसका पैसा 4.5 लाख रुपए, तो टाइम जीरो पर 4.5 लाख, 1 4.5 लाख, काम खत्म। फिर आपके पास मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी 1 to 5 6 to 10। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कितना कितना बेटा, 31,000 53,000 बेटा पीवी फैक्टर आप पहले ही निकाल चुके थे 3.605 3.605 2.045 था, कितना था 045 तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा 31,000 और 3.605, ये आता है 11 लाख, नहीं सॉरी 1,11,755, ये आ रहा है। और ये आ जाएगा 53 2.045, दिस इज 1,08,385। और हमारे पास फिर कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। तो अगर सेल ऑफ एसेट्स की बात करें बेटा, किसके पैसे मिलेंगे 10th ईयर पर, कितने पैसे सर, वो यहां पर निकाल लेते हैं बेटा अपनी बुक वैल्यू। पहले साल 4.5 लाख, 4.5 लाख का 1/3 ये सबसे पहले साल हो गया। फिर माइनस 4.5 लाख का इस मशीन पर डेप्रिसिएशन है बेटा 6% बचे हुए 9 साल का, तो दिस बिकम द वैल्यू बेटा। आप बता रहे हो 57,000, तो अब ये वाली वैल्यू यहां पर बन जाएगा बेटा इनफ्लो। इसका पीवी फैक्टर बताइए बेटा कितना, 0.322 आप बता रहे हो, तो ये आ जाएगा 0.322, 18,354 माइनस। अब मैं यहाँ पर अपने पीवीसीओ निकाल लूं, सो दिस इज 651,786। अब उसके बाद यहाँ पर बेटा पीवीएफ कौन से वाले 12% 10 साल वाले, बताइए बेटा कितना। तो यहाँ से फाइनली इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ आप बता रहे हो 5.650, करो बेटा डिवाइड इनको, तो ये आता है 1,15,360। सर समझ में आ रहा है सारा गेम, हाँ जी समझ में आ रहा है बेटा गेम क्या चल रहा है। अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन के पिक्चर के हीरो पर, एंड दैट इज रेंटल्स। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास हमें बनाना है बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीवीसीओ ऑफ मशीन एबीसी इफ रेंटेड। बेटा आइए जरा समझते हैं रेंटल के केस में क्या होगा। तो हियर इट विल बी पर्टिकुलर्स, टाइम, अमाउंट, देन वी हैव पीडीएफ और पीडीएफ एंड वी हैव पीडी। अब दोस्तों बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम जनरली बच्चे क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, जिस वजह से गड़बड़ होती है। तो बेटा रेंट पे करना है, आइए पढ़ते हैं बेटा रेंट के लिए क्या लिखा था। एनुअल रेंट पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, क्या पहले बेटा बात समझ आ रही है। एनुअल रेंट पेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर फर्स्ट ईयर 1,02,000। तो बेटा आप मुझे बताइए 1,02,000 रुपए आप कौन सी टाइम पर पे करोगे। वेरी गुड, बिगिनिंग पर पे करा, ये बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एनुअल रेंट इज सब्सिक्वेंट 4 इयर्स 1,02,500। बेटा इसका टाइमिंग क्या होगा 1,02,500 का, वेरी गुड, ये होगा 1 लाख 1 to 4 इयर्स तक का। फिर उसके बाद फाइनल 5 इयर्स इतना। तो बेटा अब इसके जो 5 इयर्स होंगे वो कितने होंगे, 5 से 9 तक होंगे, 10 तक नहीं होंगे, क्योंकि 10th ईयर का पैसा आपने 10th ईयर के बिगिनिंग में बोल दिया। 10th ईयर का पैसा 10th ईयर के बिगिनिंग में दे दिया, अगर बिगिनिंग में दे दिया तो वो 9th ईयर का एंड, याद है वो पीटीआर लिखवाया था, याद है बेटा वो पीटीआर लिखवाया था। तो अब यहाँ पर कितना रेंट था, बात में रहेगा 1,09,950। अब बेटा आप इनके पीडी फैक्टर मुझे बताइए फटाफट से। पहले वाले का 3.037 और फिर अगला बेटा नेक्स्ट 2.291। ये आता है बेटा 6,65,188। ये वाले पीवी फैक्टर। अच्छा अब एक और डाउट आता है, कई बच्चे यहाँ पर 9 तक का ले लेते हैं, तो बेटा 9 नहीं लेना, प्रोजेक्ट तो 10 साल का ही है ना, प्रोजेक्ट तो 10 साल का है, तो यहाँ पर तो पूरा ही आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बेटा कितना हो जाएगा सर, ये होता है 1,17,732। अब बताओ 1,17,000, 1,15,000, 1,12,000, तो सबसे बेटर इज मशीन एक्सवाइजेड। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर रिकमेंडेड टू परचेज मशीन XYZ as it has lowest equivalent annual PVCO। सर कैसा लग रहा है आपको, हो बात समझ आई है। हाँ बेटा आसान है ये, बट इसके अंदर छोटे छोटे से मुश्किलें हैं बेटा। फर्स्ट पेनल्टी तो तब आएगी ना, पेनल्टी तब आएगी जब हम कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रेक करेंगे, हम तो पूरे 10 साल चला रहे हैं। अब अगले वाले पार्ट में पेनल्टी का पॉइंट आएगा, यहां पर आएगा बी पार्ट में। बी पार्ट में कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल। अगर हम सिर्फ 5 साल के लिए मशीन को लेते हैं तो अब पैसा सिर्फ 5 साल के लिए, अब पैसा सिर्फ 5 साल के लिए बेटा, 20 साल हमें कोई सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारी मशीन की लाइफ उससे कम है। अगर हमें 20 साल चलानी है उसको और आगे बढ़ाते रहेंगे अपनी लाइफ को, दोबारा रीपरचेज कर लेंगे, जो भी करेंगे हमें करना नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग है। इसीलिए तो इक्विवेलेंट का कांसेप्ट लगाया, इसीलिए तो इक्विवेलेंट का कांसेप्ट लगाया बेटा, तो वही तो बात कर रहा हूं। चलिए अब हम चलते हैं बी पार्ट पर, जब हमें 5 साल के लिए खरीदनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीवीसीओ ऑफ मशीन XYZ परचेज पर, ठीक है, ये तो परचेज ही आपका, इसमें तो रेंटल का ऑप्शन ही नहीं है। सर पर्टिकुलर्स, हाँ जी बेटा फिर से बनेंगे पूरे, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना नहीं है कि वो सेम कॉपी पेस्ट होना है बेटा, दिमाग लगेगा। सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन। बच्चे कितना कॉस्ट ऑफ मशीन, टाइम 0 पर 6 लाख, पीवी फैक्टर 1 6 लाख। अब आएगी मेंटेनेंस कॉस्ट बेटा कितनी सर, अब सिर्फ पहले 5 साल की, दैट्स ऑल, सिर्फ 5 साल की मेंटेनेंस कॉस्ट, और इसका पीवी फैक्टर आपके पास है 3.605, सो दिस इज 3.605। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें 70 to 100 और हमारे पास 6 लाख ऑलरेडी है। अब सीधा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स।
बेटा वैसे इसको बेच देंगे बस 5वें साल के एंड पर, क्योंकि इससे ज्यादा हमें चलाना ही है। तो अब आप पहले समझ पा रहे हो क्या चेंज हुआ। अब सबको 5 साल पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब सबकी लाइफ हमने बराबर कर दी। अब मैं यहां पर मैंने कहा था बेटा बदलाव आएगा, बुक वैल्यू पहले 6 लाख पहले साल का, उसके बाद माइनस होगा 6 लाख का 4% बेटा 4 साल का, क्योंकि अब तो 5 साल बाद मशीन वापस हो जानी है। तो आपके पास वैल्यू बच गई 3,04,000। तो अब 3,04,000 माइनस, और इसका पीवी फैक्टर बताओ बेटा कितना, पीवी फैक्टर बताओ बेटा 0.567, एक बच्चा बता रहा है हमें 0.567, तो ये आता है 172,368 माइनस का, तो आपकी बेटा नेट वैल्यू आ गई 4,99,732। पहला स्टेप समझ में आया? बोलो जी। आप देख रहे हो बेटा क्या बदलाव आ गया, दो बदलाव। अब पहले हमने तीनों ऑप्शंस को 5 साल पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो तीनों की लाइफ बराबर कर दिया, इक्विवेलेंट का कांसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब 5 साल बाद ही एसेट्स को बेच रही है, तो बेटा आपकी बुक वैल्यू या सेल वैल्यू का फर्क आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा फिर से स्टेटमेंट ऑफ पीवीसीओ और मशीन एबीसी इफ परचेज, अगर इसको परचेज करते हैं तो क्या होगा, तो आइए जरा देखते हैं। सो दिस वुड बिकम सॉरी, सबसे पहले इट्स अ पर्टिकुलर्स, वी हैव टाइम, वी हैव अमाउंट, वी हैव पीवीएफ एंड फाइनली द पीवी। तो सबसे पहले बताइए बेटा कॉस्ट ऑफ मशीन कितना, टाइम 0 पर 4.5 लाख की मशीन है, पीवी फैक्टर 1 4.5 लाख। बेटा सबसे पहले तो ये वाला काम खत्म हो गया हमारा। ओके, फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बेटा बताइए कितनी थी, ईयर 1 to 5 में आपने सब कैलकुलेट करा हुआ है 31,000, एनयूटी फैक्टर इसका 3.605। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 1,11,755। अब इसमें से भी माइनस हो जाएंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स, ये हो जाएगा 5 ईयर का, पीवी फैक्टर आपने बताया था 0.567। अब आप इसकी बेटा वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, और जो निकालेंगे वो आपका पीवीसीओ। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बुक वैल्यू सर 4.5 लाख माइनस पहले साल का 4.5 लाख का 1/3, फिर माइनस 4.5 लाख का बेटा कितना प्रतिशत, 6% 4 साल का, तो आप बता रहे हो इट इज 1,92,000। तो अगर मैं यहाँ पर करूंगा 1,92,000 बेटा माइनस का, तो 1,92,000 0.567 ये माइनस का 108,864। अब मैं इसका टोटल कर लूं तो दिस इज 452,891। समझ में आ गया पहले बच्चा? बोलो जी बोलो। अब मैं चलता हूं बेटा इसके लास्ट स्टेप पर, एंड द लास्ट स्टेप इज बेटा अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीवीसीओ इफ एबीसी इज टेकन ऑन रेंट। अगर अपन इसको रेंट पर लेते हैं तो क्या सर, पहला पार्टिकुलर्स, टाइम, अमाउंट, पीवीएफ एंड पीवी। बताइए सबसे पहले सर रेंट पे करेंगे, पहला टाइम 0 पर 1,02,000 था, फिर 1 से लेकर 4 तक 1,02,500 बेटा हो गया ये 5 साल का रेंट। तो इसका तो पीवी फैक्टर बड़ा क्लियर है, और 1,02,500 वाले का ये रहा 3.037 311,293, 3.037 311,293। अब आपके पास क्या आएगा बेटा इस केस में, अब बच्चों मुझे बताओ, अब गलत कर दिया 238 नहीं, यहाँ तो 293 लिखा था। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को विद इन 5 इयर्स ब्रेक कर दोगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को विद इन 5 इयर्स ब्रेक करोगे तो आपको लगेगी पेनल्टी। तो अब की बार पेनल्टी देनी पड़ेगी कब, टाइम बताओ बेटा, टाइम पेनल्टी होगी 5th ईयर के एंड पर, क्योंकि तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे, 5 साल तो पूरा चलाएंगे, और ये भी मेरा खर्चा होगा। सर कितनी पेनल्टी, क्वेश्चन ने कहा था भाई देखो टोटल पेनल्टी 1 लाख की है, बट जितने साल आप कंप्लीट कर लोगे उतने साल हम 10-10 हजार रुपए माइनस कर देंगे, तो 5 साल के 50,000 माइनस हो जाएंगे, अब बचेंगे बेटा 50,000। तो अब आप कर लीजिए बेटा कितना आता है ये, अबे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है मैडम, संगीता मैडम 28,350, टोटल कर लीजिए बेटा कितना आता है, टोटल। अब देखो जी यहां पर खर्चा है 4,41,000, 4,52,000, 4,99,000। तो बेटा अब सबसे सस्ता रेंटल वाला बन गया, तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर रिकमेंडेड, आपको हम क्या बोलेंगे, रिकमेंडेड टू गेट मशीन एबीसी ऑन रेंट एज इट हैज लोएस्ट पीवीसीओ। बेटा क्वेश्चन ने बोला था पेनल्टी के बारे में, पेनल्टी 1 लाख है, हर साल 10,000 रुपए से कम हो जाएगी जितने साल रेंट पर आपने करा, तो आपकी पेनल्टी है 1 लाख, 5 साल आपने रेंट एग्रीमेंट चलाया, 50,000 कम हो गई, बैलेंस 50,000। अब आप सबसे पहले बेटा पीपीआर कॉपी करिए, सबसे इंपॉर्टेंट करो बेटा, ये पीपीआर इस चैप्टर की लास्ट क्लास में शायद काम आएगा, शायद ये पीपीआर चैप्टर की लास्ट क्लास में काम आएगा। सर सर जिंदा हो, आधे बच्चे भी लाइक सर, हम मतलब क्या मतलब आज आपने करवाया क्या ये, एक तो पहले 1.5 घंटे वाला क्वेश्चन करवाया जिसमें मतलब आपने हमारी पूरी नींदें उड़ा दी, फिर उसके बाद आपने एक और ये तगड़ा वाला क्वेश्चन करवा दिया है ना। बेटा 10th ईयर का रेंट 9वें साल के बिगिनिंग में पे हो गया, सॉरी 9वें साल के एंड पर। बेटा ये था आपका एक बहुत अच्छा वाला लेवल, एक बहुत ही उच्चतम लेवल। अभी इसके बराबर का लेवल दोबारा आएगा, अभी इसके बराबर का लेवल एक बार और आगे आएगा। अचानक से मतलब तबीयत खराब लग रही है, देखो बच्चे कह रहे हैं। अब मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। ईमानदारी से बात ये है कि ये क्वेश्चंस ना बड़े नॉर्मल से थे, हाँ मैं मानता हूं ट्रिकी थे, बट इतने भी नहीं थे कि आप परेशान बहुत ज्यादा हो। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी सिर्फ मेरे से सुना और देखा, आपने सिर्फ मेरे से सुना और देखा। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपने आप करोगे, तब जाकर आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। पहले बच्चा बात मेरी समझ में आई है,
क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने आप नहीं करोगे बेटा, बिलीव मी, ये चैप्टर आपके लिए बहुत दुखदाई बन जाएगा। मतलब दिस चैप्टर विल बी लाइक जीने नहीं दूंगा मैं तुझे सनम। पहले बेटा मेरी बात समझ आ रही है? ये चैप्टर बेटा गाना गा देगा, जीने नहीं दूंगा तुझे। तो बेटा अगर आपको आराम से जीना है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। पहले बेटा बात समझ में आ रही है? अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाओ। इस चैप्टर का इस क्वेश्चन को बेटा टाइम लगता है करने में, नो डाउट अबाउट इट। इस क्वेश्चन में लगता है टाइम, जहां लगता है वहां लगता है, मैं भी उसका कुछ कर नहीं सकता, बट जो टाइम लगेगा तो लगेगा। ठीक है बेटा, पहले बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो जी। अब सुनो मेरी बात बेटा, मैं ना कल है सैटरडे है ना, फिर संडे की छुट्टी है। कल है सैटरडे, फिर संडे की छुट्टी है। चलो कल हम आपके साथ एक नया गेम खेलेंगे। कल हम आपके साथ कुछ नया करते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा क्लास करने बेटा, संडे क्लास नहीं, संडे नहीं है बेटा, छुट्टी देनी है मुझे। आई हैव टू गिव द ऑफ, ताकि बेटा आप ये सब कर सको। क्योंकि अगर आपने ये नहीं करा तो बेटा जय माता दी हो जाएगी पूरे टॉपिक की। पहले मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको मुझे ब्रेक देना ही पड़ेगा, वरना बेटा सब करा कराया पानी में चला जाएगा। तो मुझे आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। नहीं बेटा कल ऑफ नहीं दूंगा, परसों ही ऑफ मिलेगा आपको, परसों ही ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब पहले जरा ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, सुन के मेरी प्लान है, मैं अपना प्लान में थोड़ा मॉडिफिकेशन कराऊंगा। तो मेरे को आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई से मतलब है, पढ़ो, है ना, बस सिंपल। चलो अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं बेटा नेक्स्ट नहीं कर रहा, नेक्स्ट मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा नेक्स्ट, मैं नहीं करूंगा बेटा नेक्स्ट। सुन ले पहले मेरी बात भाई। अब ये वाले दोनों क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, ये वाले दोनों क्वेश्चन अपने आप करने हैं। मैं बता रहा हूं, आधी से ज्यादा जनता इन क्वेश्चंस को कर तो लेती है, बट उन्हें ना लॉजिक समझ में आते हैं, ना कुछ आता है, बस रट्टा मार लेते हैं, होगा ना कुछ ऐसे ही होता होगा। पहले मेरी बात समझ आई? तो इसीलिए बेटा आपको ये वाले क्वेश्चन दोनों अपने आप करने हैं एक बार और। यू हैव टू डू देम वंस मोर। आज पूरे 2.25 घंटे की क्लास में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बिकॉज़ दे रिक्वायर दैट मच ऑफ टाइम। तो जब हम पहली बार समझाते हैं ना, तो मेरे को भी टाइम लगता है चीजों को, कांसेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए। आप सोचोगे 2 मिनट में सारा काम हो जाएगा, तो बेटा नहीं, दिस इज नॉट अ कॉफी जो यार चाय बना लो, चलो 2 मिनट में मैगी बनाई और बन गई। बेटा इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे इस चैप्टर से क्यों डरते हैं। अब आपको समझ आ रहा है भाई, बच्चे इस चैप्टर में 2 ही तरीके के होंगे, या तो एक कहता होगा मुझे सब कुछ आता है, या कहता नहीं आता। जो डरते हैं बेटा वो इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस का लेवल देख रखा है। जो नहीं डरते हैं वो 2 ही होंगे, या तो उन्होंने सब कुछ कर रखा है, या दूसरा बेटा उन्होंने कुछ नहीं करा, बेसिक बेसिक पढ़ के कुछ हो गया, वाह हमने कर लिया। पहले मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा वो दोनों के दोनों है। तो आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, डिसाइड योरसेल्फ, डिसाइड योरसेल्फ। मैं चाहता हूं बेटा आपको हर क्वेश्चन ईच एंड एवरी तरीके से परफेक्टली हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब जनता से हम कल मुलाकात करेंगे, ये वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन, फिर कल हम आपके साथ कुछ और करेंगे। ठीक है,